गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को हिंदू लॉ में ज्वाइंट फैमिली, हिंदू लॉ में क्या पढ़ा रहा था? लॉ में ज्वाइंट फैमिली, ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार पढ़ाना है। आज क्लास में हमें ज्वाइंट फैमिली पढ़ाना है। जैसा कि आप लोग भारत के निवासी हैं और आप जानते हैं कि भारत में संयुक्त परिवार बहुत प्राचीन समय से ही संयुक्त परिवार का प्रचलन रहा है भारत में, और वर्तमान समय में भी लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में भी लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। प्राचीन समय में संयुक्त परिवार की कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं थी जिससे ये कहा जाए कि यही क्राइटेरिया है एक संयुक्त परिवार के होने की। लेकिन समय के साथ बदलाव आया, धीरे धीरे एक्ट्स बने, कानून बने, कानून बना दिया गया, कानून के द्वारा निर्धारित कर दिया गया कि ये संयुक्त परिवार होंगे, ऐसे ऐसे संयुक्त परिवार का गठन होगा। ठीक है, प्राचीन समय में संयुक्त परिवार में कर्ता हुआ करता था और वो जो करता था वही सबको मानना पड़ता था। लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ, सबके अधिकार दिए गए, सबको अलग अलग अधिकार दिया गया। संयुक्त परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार किन किन से मिलके बनता है, ये सारी चीजें मैं आपको आज इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है, संयुक्त परिवार में क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली का गठन कैसे होता है, ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन हो सकता है। ठीक है, तो संयुक्त परिवार, संयुक्त हिंदू लॉ पढ़ रहे हैं तो किसके संयुक्त परिवार की बात हो रही है? हिंदू के संयुक्त परिवार की बात हो रही है। किसके? हिंदू के संयुक्त परिवार की बात हो रही है। हिंदू के संयुक्त परिवार का गठन कैसे होगा, हिंदू के संयुक्त परिवार में कौन कौन शामिल होगा। ठीक है, सॉरी, हिंदू के संयुक्त परिवार में किस किस का गठन होगा, अरे कौन कौन है, कैसे गठन होगा, ये बताया जा रहा है। संयुक्त हिंदू परिवार एक ही पूर्वजों के वंशज, एक ही संयुक्त परिवार, ठीक है, एक ही पूर्वजों के वंशज से निर्मित होता है, एक ही पूर्वजों के वंशज से निर्मित होता है। अब एक ही पूर्वज में के वंशज कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन सी आएंगे। ठीक है, उनकी इसमें आएगी उनकी माताओं, यदि एक ही पूर्वज में कई माताएं हैं तो आएंगी माताएं। पत्नियों, यदि पत्नी है तो उसमें कई लोग हैं संयुक्त परिवार में तो कई पत्नियां होंगी पूर्वज की। ठीक, पत्नियों या विधवाओं तथा अविवाहित पुत्रियों द्वारा निर्मित होता है, अविवाहित पुत्री या पुत्रों द्वारा निर्मित होता है। एक ही पूर्वज में उनकी माता, पत्नी, ठीक, पत्नी, विधवा तथा एवं अविवाहित पुत्रियों द्वारा गठित होता है। क्या होता है, एक संयुक्त परिवार का गठन होता है। ठीक, अब दूसरा क्या है, होता है माता, एक पूर्वजों से के वंशज हैं कौन कौन है, तो उनमें से वो शामिल है जो अभी मैंने बताया। जो जिन पुत्रियों की विवाह हो जाता है उनकी क्या कंडीशन है, यदि कोई विवाहित पुत्री है, ठीक है, विवाह हो जाता है, जो घर के सदस्य विवाह, विवाहित पुत्री जो है, ठीक है, वो उसकी क्या कंडीशन है, मतलब संयुक्त परिवार में आएगी कि नहीं आएगी। यदि विवाहित पुत्री है जिसका कोई अविवाहित पुत्री है जिसका विवाह हो गया है, वो दूसरे के घर चली गई है, तो वो संयुक्त परिवार की सदस्य
नहीं होगी। ठीक है, वो संयुक्त परिवार की सदस्य नहीं होगी, वो संयुक्त परिवार के सदस्यता से अब बाहर हो गई है। हाँ, अब वो अपने पति के घर के संयुक्त परिवार के सदस्य हो गई। अब शादी होने के बाद वो किसकी सदस्य हो गई? वो अपने पति के घर के संयुक्त परिवार की सदस्य हो गई। ठीक, अब एक है, अब देखिए क्या संयुक्त परिवार के गठन के लिए क्या संयुक्त संपत्ति होना आवश्यक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि संयुक्त परिवार है तो संयुक्त संपत्ति भी होगी। अलग अलग संपत्ति है और लेकिन वो एक साथ रहे हैं, खाना पीना एक साथ कर रहे हैं, तो वो संयुक्त परिवार माना जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संपत्तियों का अलग अलग होना संयुक्त परिवार के गठन न करने का कोई आधार नहीं है। ठीक है, वो अलग अलग संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन यदि एक साथ रह रहे हैं, एक पूरे परिवार में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो संयुक्त परिवार ही माना जाएगा। अब इसमें क्या है, अवैध संतानों की क्या कंडीशन है? अवैध संतानों की क्या कंडीशन है? संयुक्त परिवार में अवैध संतान जो है वो आएंगे कि नहीं आएंगे? अवैध संतानों की क्या कंडीशन है? अवैध संतान जो होता है वो भी संयुक्त परिवार का सदस्य माना जाता है। अवैध संतान होता है जो वो भी संयुक्त परिवार का सदस्य होता है। ठीक है, उसके अवैधता के कारण संयुक्त परिवार के ज्वाइंट फैमिली से उसे अलग नहीं किया जाएगा, वो भी संयुक्त परिवार का सदस्य होगा। अब क्या है, विधवा पुत्री है, विधवा पुत्री है या विधवा पुत्रियां हैं क्या? अब यहाँ ये क्वेश्चन उठता है, क्या विधवा पुत्री कि विधवा पुत्री जो है या पुत्रियां कई हैं, तो क्या वो संयुक्त परिवार की सदस्य हैं? यदि वो विधवा पुत्रियां हैं और वो आके संयुक्त परिवार में रह रही हैं और उससे भरण पोषण कर रही हैं, उस संयुक्त परिवार में उनका भरण पोषण हो रहा है, तो ऐसी विधवाएं भी संयुक्त परिवार की सदस्य मानी जाएंगी। ऐसी विधवा पुत्रियां भी संयुक्त परिवार की सदस्य मानी जाएंगी। देखो क्या होता है, संयुक्त परिवार के लिए संयुक्त परिवार का गठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों से ही होगा। व्यक्तियों में कोई जरूरी नहीं है कि पुरुष ही हो। ठीक है, एक पुरुष ही हो तभी संपत्ति, कई पुरुष हो तभी ज्वाइंट फैमिली का कई पुरुष हों, ऐसा आवश्यक नहीं है कि तभी ज्वाइंट फैमिली का गठन किया जाएगा। कई पुरुष हों तभी, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक पुरुष भी है तो वो ज्वाइंट फैमिली का गठन कर सकता है, और घर में कई महिला सदस्य हैं और एक ही पुरुष है तो भी वो ज्वाइंट फैमिली का गठन वहाँ माना जाता है। ठीक है, अविवाहित पुरुष की क्या स्थिति है? अविवाहित पुरुष की क्या स्थिति है? क्या वह संयुक्त परिवार का गठन कर सकता है? तो अविवाहित पुरुष कभी भी संयुक्त परिवार का गठन नहीं कर सकता। ठीक है, अविवाहित पुरुष कभी भी संयुक्त परिवार का गठन नहीं कर सकता। ठीक, यदि किसी महिला का, ठीक है, यदि किसी महिला का कोई महिला
जो विवाहित है, ज्वाइंट फैमिली की यदि सदस्य है, ज्वाइंट फैमिली की यदि कोई वो सदस्य है, ठीक, यदि कोई महिला है जो विवाहित है, किसी ज्वाइंट फैमिली की सदस्य है, तो वो यदि उसका विवाह विच्छेद हो गया है, इस महिला का विवाह विच्छेद हो गया है या न्यायिक पृथक्करण हो गया है, जो मैं आपको पहले हिंदू विवाह अधिनियम में पढ़ा चुका हूँ, न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद, ठीक है। यदि किसी महिला का विवाह विच्छेद हो गया है, ठीक है, और वह ज्वाइंट फैमिली की सदस्य रही है, तो विवाह विच्छेद हो गया है, ठीक, या न्यायिक पृथक्करण हो गया है, ठीक है, ठीक है, तो वो महिला क्या होगी, विवाह विच्छेद हो गया है, विवाह विच्छेद की डिक्री पारित हो गई है, तो वो अब संयुक्त परिवार की सदस्य नहीं रहेगी। विवाह विच्छेद हो जाता है तो विवाह विच्छेद की डिक्री पारित होने के बाद वो विवाह संयुक्त परिवार की सदस्य नहीं रह जाती। यदि न्यायिक पृथक्करण हुआ है, ठीक है, न्यायिक पृथक्करण हुआ है, या वह महिला, ठीक है, कोई महिला न्यायिक पृथक्करण हुआ है या वह पृथक निवास करती है, पृथक निवास करने का मतलब वो ज्वाइंट फैमिली से कहीं और रहती है, तो भी वो ज्वाइंट फैमिली की सदस्य मानी जाएगी। इस आधार पर उसे ज्वाइंट फैमिली से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो महिला ज्वाइंट फैमिली का सदस्य मानी जाएगी। अब क्या है, उपपत्नी, रखैल और अधर्मज संतानें, उपपत्नी, रखैल और अधर्मज संतानें क्या होती हैं, ये ज्वाइंट फैमिली के सदस्य नहीं माने जाते, ठीक है। उपपत्नी, रखैल या अधर्मज संतानें ज्वाइंट फैमिली में के सदस्य नहीं होते हैं, यहाँ यह क्लियर कर लीजिए, ठीक है। देखिए हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक, के अंतर्गत शून्य एवं शून्यकर्णी विवाह से उत्पन्न बच्चे, ठीक है, शून्य एवं शून्यकर्णी विवाह से उत्पन्न बच्चे वो भी ज्वाइंट फैमिली के सदस्य माने जाएंगे, वो भी धर्मज संतान की तरह ट्रीट किए जाएंगे, धर्मज संतान माने जाएंगे, ठीक है। वो 1955 के एक्ट के अंतर्गत, मैं आपको 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा चुका हूँ, उसमें शून्य एवं शून्यकर्णी विवाह से उत्पन्न बच्चों की स्थिति के बारे में बताया गया था, और उसमें अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि ऐसे बच्चे जो शून्य और शून्यकर्णी विवाह से उत्पन्न हुए हैं, क्या वो ज्वाइंट फैमिली के सदस्य माने जाएंगे, तो हाँ जी हाँ, वो जो ज्वाइंट फैमिली के सदस्य माने जाएंगे, ठीक है, ऐसे बच्चे ज्वाइंट फैमिली के सदस्य माने जाएंगे। अब दत्तक पुत्र या पुत्री, मैं आप लोगों को दत्तक पुत्र और दत्तक पुत्री की स्थिति के बारे में दत्तक अधिनियम में बता चुका हूं, ठीक है। तो ये यहाँ ये क्वेश्चन उठ रहा है कि दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री क्या दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री क्या ज्वाइंट फैमिली के सदस्य माने जाएंगे? हाँ जी हाँ, ज्वाइंट फैमिली के सदस्य माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब से उन बच्चों का, उन पुत्र या पुत्री को दत्तक ग्रहण कर लिया गया है, तो उस दिन से वो दत्तक ग्रहण के दिन से ही वो ज्वाइंट फैमिली के सदस्य माने जाते हैं। और जो संपत्ति
जैसे बाय बर्थ बच्चों को प्राप्त होती है, वैसे दत्तक पुत्र और पुत्री को भी वो संपत्ति प्राप्त होगी, उसमें कहीं हीला हवाली नहीं होगा। ठीक है, दत्तक पुत्र या पुत्री को भी ज्वाइंट फैमिली का सदस्य माना जाता है, वो उनको अलग से सदस्य नहीं बनाया जाएगा, ज्वाइंट फैमिली के सदस्य वो माने जाएंगे। जिस दिन से एडॉप्शन हो गया है उस दिन से वो ज्वाइंट फैमिली के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिए जाते हैं ज्वाइंट फैमिली में। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ज्वाइंट फैमिली के लिए एक से अधिक पुरुष का होना आवश्यक नहीं है, एक पुरुष भी ज्वाइंट फैमिली का गठन कर सकता है, एक पुरुष भी ज्वाइंट फैमिली का गठन कर सकता है। ठीक है, संयुक्त परिवार का गठन विधि द्वारा होता है। संयुक्त परिवार का गठन किससे होता है? विधि द्वारा होता है, न कि संविदा द्वारा। इस संयुक्त परिवार का गठन विधि के माध्यम से होता है, कोई अपने एक दूसरे से संविदा करके ज्वाइंट फैमिली का सदस्य नहीं हो सकता, ये विधि द्वारा निर्मित होती है, बाय बर्थ, एडॉप्शन द्वारा। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब चाहे कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर लें आपस में कि हम दोनों एक ज्वाइंट फैमिली के सदस्य हैं, तो ऐसा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा या संविदा के द्वारा ज्वाइंट फैमिली का सदस्य नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, अब क्या है, देखिए सपिंड जो होते हैं, सपिंड, विवाह, दत्तक, सपिंड रिश्तेदार जो होते हैं वो भी ज्वाइंट फैमिली के सदस्य होते हैं। दत्तक विवाह के माध्यम से भी ज्वाइंट फैमिली का सदस्य बना जा सकता है। दत्तक ग्रहण द्वारा भी ज्वाइंट फैमिली का सदस्य बना जा सकता है। मैं आपको पहले अभी बता रहा हूँ कि सपिंड जो दत्तक ग्रहण में बच्चा ले लिया जाता है उसे भी ज्वाइंट फैमिली का सदस्य बना दिया जाता है। विवाह के माध्यम से यदि विवाह में कोई विवाह हो जाता है, कोई महिला आ जाती है विवाह में, तो वो विवाह के द्वारा संयुक्त परिवार की सदस्य हो जाती है। और कोई स्त्री लड़की का विवाह एक दूसरे के घर में हो जाता है तो वो संयुक्त परिवार से उसका नाता खत्म हो जाता है, वो तो जहाँ विवाह होकर जाती है वहाँ होता है उसका नाता। सपिंड रिश्तेदार जो है, सपिंड में जो आते हैं वो भी ज्वाइंट फैमिली के सदस्य होते हैं। ठीक है, सपिंड द्वारा भी जो ज्वाइंट फैमिली का सदस्य हुआ जा सकता है, बना जा सकता है। ठीक है, अब हो गया ये ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन आ सकते हैं, कैसे कैसे ज्वाइंट फैमिली का गठन हो सकता है, मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अब क्या है आपको पढ़ना है ज्वाइंट फैमिली एंड कोपार्सनरी कोपार्सनरी ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली एंड कोपार्सनरी संयुक्त हिंदू परिवार एवं सहदायकी, संयुक्त एवं संयुक्त हिंदू परिवार एवं सहदायकी, ये हुआ। ठीक, संयुक्त हिंदू परिवार एवं सहदायकी। कोपार्सनरी ज्वाइंट हिंदू फैमिली एंड कोपार्सनरी। अब इसके बारे में मुझे बताना है कि संयुक्त फैमिली क्या होती है और सहदायकी क्या होती है। तो अब देखिए ये दो वर्ड है, संयुक्त हिंदू परिवार एवं सहदायकी, ये दोनों वर्ड क्या है, पर्यायवाची नहीं है एक दूसरे के, इनमें भिन्नता होती है, ये दोनों अलग अलग
इनके अलग अलग होते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार का विस्तार ज़्यादा है, ठीक है, ये वाइडर सेंस में होता है। संयुक्त हिंदू परिवार वाइडर सेंस लिए हुए हैं, लेकिन सहदायकी जो होती है वो नैरो सेंस में होती है, कुछ चीज़ों को ही एग्राड करती है। लेकिन संयुक्त हिंदू परिवार वाइडर सेंस में है, बृहद सेंस में है, बृहद व्यापक है। इसका अर्थ ये व्यापकता लिए हुए है। लेकिन सहदायकी क्या होती है? नैरो होती है, संकीर्ण होती है, ठीक, संकीर्ण अर्थ लिए हुए होती है, ठीक। इसमें कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में सीमा तो होती है, लेकिन ये वाइडर सेंस में है, ठीक है। इसका क्षेत्र विस्तार बहुत है, ठीक है, अधिक है। अब देखिए क्या है, मैं बता चुका हूँ इसका व्यापक अर्थ होता है, ये थोड़ा सा गर्म होती है। संयुक्त हिंदू परिवार में एक ही पूर्वज के वंशज, उनकी संयुक्त हिंदू परिवार में बता चुका हूँ कि एक ही परिवार की उनकी विधवा माताएं, पत्नियाँ सब आती हैं, बच्चे वयस्क, पुत्र पुत्रियाँ सब आती हैं। ज्वाइंट फैमिली में बता चुका हूँ क्या क्या आता है, ठीक है। लेकिन सहदायकी में बता रहा हूँ, और मैं ज्वाइंट फैमिली को भी बताया, विधि द्वारा निर्मित होती है, ठीक है, संविदा द्वारा निर्मित नहीं होती है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। जबकि सहदायकी के बारे में जान लीजिए। सहदायकी में क्या होती है? सहदायकी एक सीमित अवधारणा है, मैं पहले बता चुका हूँ, इसका सीमित अर्थ होती है, ठीक है, जिसमें परिवार के वही पुरुष सदस्य होते हैं जो पूर्वज की पैतृक संपत्ति में, पुरुष सदस्य वही होते हैं जो क्या है? पुरुष सदस्य वही होते हैं जो पूर्वज की पैतृक संपत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त करते हैं, ठीक, जन्म से ही अधिकार प्राप्त करते हैं, ठीक। तथा जिन्हें उस संपत्ति या विभाजन का अधिकार प्राप्त होता है। इस सहदायकी में किसी वंश की तीन पीढ़ी आती है, तीन पीढ़ी के वंशज अर्थात पुत्र, पौत्र तथा प्रपौत्र आते हैं। सहदायकी संपत्ति में पुरुष की पैतृक संपत्ति जन्म से प्राप्त होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है? जन्म से प्राप्त होती है, और इसमें तीन पीढ़ी आते हैं, पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र, ठीक है। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में ये चीजें नहीं आती, ये इन चीजों के साथ साथ अलग से भी आते हैं, ठीक है। मैंने आपको ज्वाइंट फैमिली बताया अभी, ठीक है, वो लोग भी आते हैं, ठीक। इसमें तीन पीढ़ी के ही लोग आते हैं, ठीक। पुरुष तीन पीढ़ियों तक की सहदायकी संपत्ति में आती है, ठीक। सहदायकी की विशेषता, विशेषताएं। अब सहदायकी की क्या विशेषता होती है? पहला है पुरुष वंशज एवं सहदायकी की पुत्री ही समांसी हो सकते हैं, ठीक। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, पहली विशेषता क्या है? पुरुष वंशज एवं सहदायकी की पुत्री ही समांसी हो सकते हैं, ठीक है, समांसी हो सकते हैं। पुरुष वंशज एवं सहदायकी की पुत्री ही समांसी हो सकते हैं। हिंदू उत्तराधिकार पुरुष वंशज में पुत्र हो गया, पौत्र हो गया, प्रपौत्र हो गया। लेकिन 2005 के संशोधन के बाद 2005 का क्या संशोधन हुआ था? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के उपरांत अब सहदायकी संपत्ति में पुरुष वंशज
के अलावा स्त्रियां भी सहदायकी संपत्ति की भागीदार होंगी। सहदायकी संपत्ति में स्त्रियां भी भागीदार होंगी। किस संशोधन द्वारा आया था? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा अब पुत्रियों को भी सहदायकी संपत्ति का भागीदार बना दिया गया है। ठीक है, यही है। ठीक, अब पुत्रियां भी सहदायकी संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करेंगी, उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त कर सकती हैं। दूसरा क्या है? संपूर्ण संपत्ति में स्वामित्व। सहदायकी में संपत्ति में प्रत्येक सहदायकी संपत्ति का संपूर्ण संपत्ति में स्वामित्व। संपूर्ण संपत्ति में स्वामित्व। सहदायकी में प्रत्येक व्यक्ति का सहदायकी संपत्ति में संपूर्ण स्वामित्व होता है। ठीक है, संपूर्ण स्वामित्व होता है। जो जितने हक का हकदार है उस पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त है उसे। ठीक है, ये दूसरी विशेषता हुई। तीसरी क्या है? घटता बढ़ता स्वत्व। घटता बढ़ता स्वत्व मतलब क्या हुआ? घटना बढ़ना, जैसे इसका मतलब ये हो गया कि स्वामित्व जो अधिकार है, स्वत्व है, वो घटता बढ़ता रहता है। कब घटता बढ़ता है? यदि किसी सहदायकी संपत्ति में स्वत्व जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है। कैसे? यदि कोई व्यक्ति घटता बढ़ता रहता है। यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि कोई सहदायकी संपत्ति में हिस्सेदार है, पुत्री है, उसकी शादी हो गई, ठीक, उसकी शादी हो गई, वो घर से दूसरे घर में चली गई, शादी हो गई, तो वो जो स्वत्व जितने पर वो संपत्ति पर अधिकार रखती थी वो अब छोड़ के चली गई। तो अब जो सहदायकी संपत्ति के बाकी सदस्य हैं उनका स्वत्व उस पर बढ़ गया, उनको संपत्ति का अधिकार थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। जितनी संपत्ति उसकी थी, जो उसके जाने से सबके स्वत्व का बढ़ोतरी हो गई, सबके स्वामित्व में बढ़ोतरी हो गई, सबके संपत्ति के हिस्से में बढ़ोतरी हो गई। ठीक, अब घटता कैसे है? यदि कोई व्यक्ति है जो उस सहदायकी संपत्ति में जन्म ले लेता है, सहदायकी ज्वाइंट फैमिली में जो सहदायकी संपत्ति है, सहदायकी संपत्ति वाले घर में जो कोई व्यक्ति पैदा हो जाता है, तो अब जब पैदा हो जाएगा कोई, तो वो हिस्सा उसका बनेगा। जब पैदा हो गया बनेगा, या कोई विवाह करके औरत आ गई तो वो भी सहदायकी संपत्ति पर अब हिस्सेदार हो गई। तो जो सहदायकी संपत्ति थी उसमें से सबका हिस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि एक नए सदस्य के आ जाने से वो हिस्सा कम हो जाएगा। अब चौथा क्या है? जन्म से अधिकार। सहदायकी संपत्ति में प्रत्येक व्यक्ति जो उस ज्वाइंट फैमिली में जन्म ले रहा है तो उसका जन्म से ही उस संपत्ति पे अधिकार हो जाता है, सहदायकी संपत्ति पे उसका अधिकार हो जाता है। उसके अधिकार का सृजन जन्म लेने से ही हो जाता है। ठीक है, ये हो गया चौथा। पांचवा क्या है? उत्तराधिकार से न्यायगमन। उत्तराधिकार से न्यायगमन।
उत्तराधिकार से न्यायगमन। उत्तराधिकार से न्यायगमन मतलब क्या? 2005 के संशोधन के द्वारा, 2005 का संशोधन में बताया आपको, 2005 के संशोधन के द्वारा जो उत्तरजीविता का सिद्धांत था उसे समाप्त कर दिया गया, और सहदायकी संपत्ति में मृतक का हित उसके, जो सहदायकी संपत्ति है मृतक का हित उसके उत्तराधिकारियों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्तराधिकार के द्वारा न्यायगत हो जाता है। मतलब ये 2005 के अधिनियम के द्वारा जो उत्तरजीविता का सिद्धांत था वो उसे समाप्त कर दिया गया। और यदि कोई व्यक्ति उत्तराधिकार में के द्वारा किसी संपत्ति पर न्यायाधिकार प्राप्त कर लेता है, किसी संपत्ति पर न्यायगत हो जाता है, ठीक है, उत्तराधिकार द्वारा उसे प्राप्त हो जाता है, तो उत्तराधिकार द्वारा उसे उस अधिकार को दे दिया गया, उस संपत्ति का वह उत्तराधिकार द्वारा उस संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यही है आप लोगों को सहदायकी। अब हमें पढ़ाना है सहदायकी और मिताक्षरा के बारे में कुछ बताना है। उसके बाद आप लोगों को, ठीक है, आगे हिंदू लॉ और भी कुछ पढ़ाना है। ठीक, आज के लिए इतना ही बस। ओके।